बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मन में आखिर चल क्या रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या प्लान बना रहे हैं। और जो यात्रा की बात हो रही थी कि 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव पूरे प्रदेश की यात्रा पे फिर से निकलेंगे, तो उस यात्रा का क्या हुआ, उसको लेकर क्या प्लान चल रहा है, ये आज आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा बिहार के एक चर्चित आईएएस हैं के पाठक, नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। उनका एक बार फिर से ट्रांसफ़र हो गया है, शिक्षा विभाग से उनको भेजा गया था राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, और अब उनको भेज दिया गया है राजस्व परिषद में। तो ये पूरा मामला क्या है, अचानक से फिर उनका ट्रांसफ़र क्यों हुआ और उनके पिछले विवादों की वजह से वो चर्चा में रहे थे, उसको पूरा आपको बताएंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तेजस्वी यादव बिहार में बड़ा नाम, सोशल मीडिया के लिहाज से बड़ा कीवर्ड। इस बीच वो चर्चा में, कल हमने चर्चा की थी कि कैसे उन्होंने 21 विधायकों को अल्टीमेटम दे रखा है कि क्षेत्र में जाओ, मेहनत करो, वरना दिक्कत होगी टिकट देने में। मगर जब उनकी बारी आती तो उनके मन में क्या चल रहा है? चुनाव को लेकर असमंजस है कि जल्दी होगा या अपने नियत समय पे होगा, सब चल ही रहा है। क्योंकि वो जो उनकी तैयारी दिखती थी, उनको तो लग रहा था कि चुनाव अर्ली ही होने हैं। अब फिलहाल तेजस्वी यादव के मन में क्या चल रहा है? 15 अगस्त वाली यात्रा का क्या हुआ? देखिए, आपको यह बताएं कि कल 5 तारीख है और 5 तारीख को आरजेडी की स्थापना दिवस मनाई जाएगी जी। और उस स्थापना दिवस के बाद तेजस्वी यादव, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद अभी आराम कर रहे हैं, कुछ चीज पर वो बोल भी रहे हैं। जैसे पुल गिर रहा है तो लगातार सरकार को घेर रहे हैं, साथ ही साथ वो सरकार को अपराध के ऊपर भी घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जंगल राज में तब्दील होता जा रहा है। लेकिन अब तेजस्वी यादव सिर्फ इन बातों को लेकर के ही चुप बैठने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने एक समीक्षा बैठक की थी 20 जून को जी। और 20 जून को जब उन्होंने समीक्षा बैठक की थी तो उन्होंने ये पता करने की कोशिश की थी कि आखिरकार कहां पे चूक रह गई, जिस वजह से पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई। जी। जरा ये सोचिए। दरअसल अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पार्टी को कुल 9 सीटें मिली। 9 सीटों में 4 सीट पर ही जीत पाई आरजेडी, बाकी 5 सीट पे तो सीपीआई एमएल और कांग्रेस रही। अब ये सोचिए कि आरजेडी के ऊपर यह सवाल तो उठ रहा है कि आपका स्ट्राइक रेट बहुत खराब है, आपसे बेहतर स्ट्राइक रेट तो सीपीआई एमएल का है, कांग्रेस का है, तो आपको ज्यादा टिकट क्यों मिलना चाहिए? ये बात तो उठ खड़ा हो रहा है। दूसरा, उस समीक्षा बैठक में यह भी तय किया गया कि आखिरकार कहां पर चूक हो रही और किस बात की चूक हो रही। क्योंकि आप देखिए कि जो वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता की चर्चा हमेशा होती रहती है कि आरजेडी माई, मुस्लिम और यादव का वोट कहीं भी ट्रांसफर करा लेती है, वैसा होता हुआ बहुत जगह पर दिखा नहीं। अगर आप कहें तो शाहाबाद और मगध में तो ठीक है, इनका मुस्लिम माई समीकरण इंटैक्ट दिखता है, लेकिन आप उत्तर बिहार में देखें तो उत्तर बिहार में यह बिल्कुल साफ हो गए। पूर्णिया में तेजस्वी यादव 3 दिनों तक कैंप करते रहे, न यादव इनके साथ रहा न मुसलमान इनके साथ रहा। अब देखिए, मधेपुरा जो कहा जाता है रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, इस तरह की बातें जब आप जाएंगे मधेपुरा के आसपास के जिले में और बिहार में, आपको खूब सुनाई पड़ेगी। मधेपुरा में आरजेडी हार जाती है और अभी से नहीं, काफी टाइम से हार जा रही है। आप देखिए, सुपौल में हार जा रही है, और तो और मधुबनी आप देखें तो मधुबनी में हार जाती है। दरभंगा में यादव वोट टूट जा रहा है और इनके समीक्षा बैठक में यहां तक चर्चा चल रही है कि अरे आप नई जाति को जोड़ रहे हैं, लेकिन आपका अपना आधार वोट बैंक ही टूट रहा है। तो यादवों का टूटना आरजेडी के भीतर चिंता का विषय बन गया। जान लीजिए, ये कई आरजेडी के नेता औपचारिक तौर पर नहीं कहेंगे, लेकिन यह सच है कि आखिरकार अशोक यादव कैसे जीत गए और आरजेडी अपने आधार वोट बैंक को ट्रांसफर कैसे नहीं करा पाई। आप देख ले, नित्यानंद राय जीत गए, आलोक मेहता नहीं जीत पाए। और इस बार कहा जा रहा था कि
हर हालत में नित्यानंद राय हारेंगे, आलोक मेहता जीतेंगे, लेकिन नित्यानंद राय जीत गए। इसका मतलब साफ है कि पटना के आसपास हाजीपुर का इलाका और उजियारपुर में हाजीपुर का इलाका भी आता है, समस्तीपुर का भी इलाका आता है। अगर आप समस्तीपुर जिले में जाएंगे तो सड़क के उस तरफ समस्तीपुर लोकसभा और सड़क के इस तरफ उजियारपुर लोकसभा, तो हाजीपुर बेल्ट और हाजीपुर बेल्ट से ही तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं। तो अब ये चिंता का विषय हो रहा है कि आखिरकार राघोपुर से आप चुनाव लड़ते हैं। अब आप ये बताइए कि वहां पर हाजीपुर बेल्ट में यादव आपको 100% वोट नहीं दे रहा और अच्छी खासी संख्या में यादवों का वोट टूट जा रहा है, वो आपके पक्ष में नहीं जा रहा। तो ये सारी बातें तेजस्वी यादव के लिए चिंता का विषय बन। और यादव वोट बैंक का टूटना जो आपका बेस वोट है, निश्चित तौर पर अब आप देखिए उत्तर बिहार में अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो कई सारी सीटें ये जीत सकते थे। ये सच है कि इस बार इन्होंने कुशवाहा को अपने साथ जोड़ा। ये सच है कि कई जातियों के बीच टिकट बांट करके ये वोट लेने में कामयाब रहे, लेकिन जीत में परिणत नहीं कर पाए। और इसकी बड़ी वजह यह है कि यादव वोट पूरे तरीके से वहां पर इंटैक्ट नहीं रहा। अब आप देख लीजिए अली अशरफ फातमी उतरे चुनावी मैदान में, ये यादवों का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए। ये अशोक यादव फिर से जीत करके आ गए, नित्यानंद राय जीत करके आ गए। पाटलिपुत्रा में भी लड़ाई बहुत तेज हुई। चर्चा इस बात की है कि और तो और सारण में भी यादवों का वोट पूरे तरीके से नहीं मिल पाया। एक अच्छी खासी संख्या में यादव टूट करके बीजेपी के तरफ चलेगा। ये बड़ी खबर तो ये आप जान लीजिए। और राजीव प्रताप रूडी जीते तो कहा यह जा रहा है कि ठीक है आप दूसरी जाति को जोड़ रहे हैं और जीत और हार का अंतर कम हो रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आपका अपना ही आधार वोट बैंक खिसकता चला जाएगा तो विधानसभा चुनाव में भी आपकी स्थिति उतनी ही खराब होने जा रही है। यह बात आप जान लीजिए। जाहिर सी बात, इससे चिंता बढ़ रही होगी तेजस्वी। तो इसलिए तेजस्वी यादव इससे चिंतित हैं क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार वो दाव खेल रहे हैं जिससे बिहार की सत्ता वो अपने हाथों में कर सके, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका आधार वोट बैंक बिगड़ता हुआ दिख रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव ने योजना बनाई है कि 15 अगस्त के बाद कोई दिन का वो चुनाव करेंगे। अभी ये तय नहीं हो पाया है कि कहां से वो पदयात्रा शुरू करेंगे, लेकिन वो शुरू करेंगे। ये बात सच है। देखिए यात्रा निकलेगी। जी हाँ, यात्रा निकलेगी। और कल भी हमने बताया था कि समीक्षा बैठक में भी चर्चा हुई थी कि कम से कम 21 ऐसे विधायक हैं जो वर्तमान विधायक हैं, सिटिंग एमएलए, और सिटिंग एमएलए के विधानसभा से आरजेडी हारी। तो तेजस्वी यादव खासे नाराज हुए थे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव के पास सिर्फ एक विकल्प दिखाई पड़ रहा है कि पद यात्रा करें, लोगों से कनेक्ट बनाएं, अपने आधार वोट बैंक को मजबूत करें और साथ ही साथ कुछ एडिशन करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए इस रणनीति पे चल रही है कि इनको दूसरी जाति का साथ नहीं मिले, क्योंकि दूसरी जाति का जैसे ही साथ मिलेगा तो उसमें ये बहुत मजबूत हो जाते हैं। और आपको बताना हम चाहेंगे कि देखिए ये ओबीसी में कुशवाहा को साथ लाना चाहे, क्योंकि यादव के बाद सबसे बड़ी संख्या कुशवाहा की है। कुशवाहा को बहुत हद तक साथ लाने में कामयाब भी रहे, लेकिन पूरी कामयाबी नहीं मिल पाई। ये बात जब एनडीए को समझ में आ गई तो एनडीए ने आनंद फानन में, अभी देखिए राज्यसभा का टिकट डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है और उपेंद्र कुशवाहा का नाम डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये बताइए कि ये किस आनंद फानन में किया गया? ये बात तो है ना कि डिक्लेयर कर दिया गया। तो इसलिए इधर ये कुशवाहा को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ टिकट इन्होंने भूमिहार को दिया, उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि इनका अपना आधार वोट बैंक खिसक जा रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव चिंतित हैं, परेशान हैं। उन्होंने ये तय किया है कि कल स्थापना दिवस मनाएंगे और 15 अगस्त के बाद पूरे बिहार का दौरा करेंगे। जो मेरे पास जानकारी आ रही है सूत्रों के द्वारा कि वो पद यात्रा करने वाले। अच्छा। और पद यात्रा का मकसद ये होगा कि बिहार के तमाम इलाकों में घूम करके वो लोगों से कनेक्ट हों, लोगों से संपर्क स्थापित करें और उसको वो जीत में तब्दील कर सकें विधानसभा चुनाव में। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी मैं पिछले सप्ताह ही बिहार में था, मैं कई आरजेडी के नेताओं से भी मिला। तो उन आरजेडी के नेताओं का भी कहना था, क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं होगा, वो वर्तमान समय में आरजेडी में, उनका कहना था कि 17 महीने तेजस्वी यादव सरकार में रहे,
जब सरकार में थे तो आम कार्यकर्ताओं का, इवन विधायकों का मिलना आसान नहीं था, यह जान लीजिए। और इसको लेकर के विधायकों के भीतर में आक्रोश था। आप जान लीजिए कि कई लोग ये कह रहे थे कि तेजस्वी भी उसी कल्चर में चले गए हैं जिस कल्चर में भाजपा के बड़े नेता चले जाते हैं, या और अन्य पार्टी, खास करके कांग्रेस में इस तरह की बात होती है। भाजपा का तो चलिए फिर भी लगातार आप सत्ता में रहते हैं, समझ में आता है, बड़े मंत्री कुछ है, लेकिन भाजपा में अभी भी इस तरह की बात कही जाती है कि लोगों से मिलना जुलना जारी रखते हैं, क्योंकि ऊपर से ही यह दबाव है कि आपको हर सप्ताह, हर महीने कहां जाना है, कौन सा जगह चुनना है और लगातार रेगुलर विजिट करना है। लेकिन कांग्रेस में इस तरह के आरोप हमेशा से लगते रहे। ये आरोप आरजेडी के भीतर भी उठने लगा है कि तेजस्वी 17 महीने में तक सत्ता में थे और वो अपने ही नेताओं से नहीं मिलते थे, विधायक से नहीं मिलते थे, और विधायकों में इसको लेकर के आक्रोश था। तो जब जनता से आपका कनेक्ट हटने लगेगा और तो निश्चित तौर पर आप जनता से दूर होते जाएंगे। वैसे तेजस्वी यादव ने शानदार प्रयास किया लोकसभा चुनाव में। आप देखें 250 से ज्यादा उन्होंने सभाएं की, हेलीकॉप्टर पे ही नजर आते रहे। लेकिन सवाल यह है कि आप हेलीकॉप्टर पे चुनाव से पहले नजर आएंगे तो जनता भी अब इतनी मूर्ख नहीं रह गई है कि आप हेलीकॉप्टर पे नजर आए, 250 सभा करें, लेकिन सिर्फ चुनाव से पहले करें, आम दिनों में आप नजर नहीं आए। तो जनता इन चीजों का हिसाब किताब चुनाव के समय लेने में पीछे नहीं हटती है। लेकिन जब आप पद यात्रा करते हैं तो पद यात्रा में आपने देखा राहुल गांधी का न्याय यात्रा किस तरीके से इफेक्टिव रहा, राहुल गांधी की पूरी इमेज बदल गई। मुझे लगता है तेजस्वी यादव शायद इसीलिए बिहार में पब्लिक कनेक्ट और स्थापित करने के लिए, बिल्कुल, और ये उनके पार्टी के लोगों की मांग भी है और इस तरह की बात भी है, और मकसद ये है कि अपने आधार वोट बैंक को वो मजबूत कर सके। बिल्कुल, तो नजर रहेगी इस पूरे मसले पर कि कल जो स्थापना दिवस है उसमें क्या कुछ फैसला होता है आने वाली यात्रा को लेकर। अब दूसरे मामले पे चलते हैं पंकज जी। बिहार के चर्चित आईएएस के पाठक शिक्षा विभाग, टीचर लोग खास तौर पर मुझे लगता है उनको अच्छे से पहचानते होंगे, अखबारों की सुर्खियां बनाए रहते थे। टाइमिंग को लेकर बड़ा विवाद हुआ और कई फैसलों को लेकर विवाद हुआ, और विवादों के बाद अंत इस तरीके से हुआ कि उनका हुआ ट्रांसफ़र, उनको एसीएस बना दिया गया राजस्व भूमि सुधार विभाग में, मगर फिर से उनका ट्रांसफ़र हो गया है राजस्व परिषद में। तो पहले वाले ट्रांसफ़र का तो कारण समझ में आया पंकज जी, दूसरे वाला ये जो अभी ट्रांसफ़र आज हुआ है, इसका कारण क्या है? देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि दरअसल के पाठक इस तरह के ऑफिसर माने जाते हैं कि उनको लेकर के हमेशा, चाहे उनको सत्ता में लाने वाली सरकार हो या उनके विपक्ष की पार्टी हो, उनको लेकर के हमेशा बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए तो क्रिटिसिज्म की मुद्रा में दिखाई पड़ती। अब आप देखिए, जब आरजेडी के साथ भी सरकार थी तो आरजेडी के शिक्षा मंत्री ही उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थे, और उन्होंने कई बार इसको लेकर के शिकायत भी की, लेकिन नीतीश कुमार कुछ सुन नहीं रहे थे। परिणाम ये हो रहा था कि 20-20 दिन, 30-30 दिन तक के पाठक बैठे रहते थे और शिक्षा मंत्री अपने ही मंत्रालय में नहीं जाते थे। अब देखिए, दूसरी एक बड़ी बात और भी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि के पाठक ने जो भीषण गर्मी थी चुनाव से पहले, आपको ध्यान में होगा, और उस दरमियान भीषण गर्मी में कई स्कूल में बच्चे बेहोश हो रहे थे। जो जेडीयू के विधायक थे उनके लिए स्थिति बड़ी ह्यूमिलिएटिंग हो रही थी। उनको लग रहा था कि हम अपनी सरकार में किसके खिलाफ बोले। जेडीयू का जो संगठन था उसको ही समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या बोले जी। और परिणाम यह हुआ कि चीफ सेक्रेटरी को छुट्टी देनी पड़ी। के पाठक ने अपर शिक्षा सचिव, देखिए उन्होंने टाइमिंग बदला, छुट्टी नहीं दी, लेकिन उनके ऑर्डर को निरस्त करते हुए चीफ सेक्रेटरी, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख होते हैं, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर कर दी, और उसके बाद के पाठक नाराज होकर के छुट्टी पर चले गए। छुट्टी पर गए, अभी मेडिकल लीव पर हैं। तो उनकी जगह पर, और तब ये क्लियर हो गया कि के पाठक हटाए जाएंगे। के पाठक हटाए गए और काफी काबिल ऑफिसर डॉक्टर सिद्धार्थ को, जो कि आईआईटी से हैं, एमबीए से हैं, और आपको बता दें एमबीए में भी आईआईएम से हैं, और साथ ही साथ पायलट की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं, तो बहुत सारा अनुभव रखते हैं और मुख्यमंत्री के बेहद विश्वस्त सिपह सलार माने जाते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि उनको
शिक्षा विभाग सौंपा गया है, मतलब एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। जी। तो निश्चित तौर पर के पाठक पर भी सीएम का पूरा विश्वास होगा, तभी तो शिक्षा विभाग दिया गया होगा। लेकिन कई बार आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर की स्थिति बड़ी ऑकवर्ड विधानसभा में भी हो जाती थी। चीफ मिनिस्टर कुछ कहते थे, शिक्षा विभाग से ऑर्डर कुछ और पास होता था। साथ ही साथ एक चीज आपको समझना होगा कि के पाठक अपने ऑर्डर्स को जिस तरीके से इंप्लीमेंट करा रहे थे, वो लोगों को के बीच में अच्छा मैसेज नहीं दे रहा था। खास तौर पे आप टीचर्स के बीच की बात करें, क्योंकि मैं लोकसभा चुनाव में घूम रहा था। मैं आपको यह बता दूं, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। कुछ परिजन जरूर के पाठक की तारीफ करते थे, लेकिन ज्यादातर शिक्षक इतने नाराज थे। जब मैं यूनिवर्सिटीज में जाता था, प्रोफेसर्स के बीच में जाता था, टीचर्स के बीच में जाता था, और कई ऐसे पेरेंट्स भी मिलते थे जो इतने नाराज दिखाई पड़ते थे। उनको लगता था कि पता नहीं के पाठक को थोप दिया गया है और एक तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है। तो अब आप समझ लीजिए कि इस तरह की नाराजगी के पाठक को लेकर के थी। और डेमोक्रेसी में कई बार आप अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट भी कराते हैं, तो यह लगना चाहिए कि यह लोकतंत्र का फैसला है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यह राजतंत्र का फैसला है या डिक्टेटरशिप में कोई ऑटोक्रेसी चल रहा हो। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो दरअसल इससे क्या होता है, आखिरकार लोकतंत्र में तमाम नेता अपने वोट का ध्यान तो रखते ही। बिल्कुल, वो आरोप भी आपने अक्सर सुना होगा और वो अधिकारी राज चल रहा है। और आप देखें कि खास तौर पे वोटिंग के दरमियान शिक्षकों की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो अलग अलग बूथ पे जाते हैं, वो अलग अलग भूमिका में होते हैं, वोट दिलवाते हैं, वो आपका काम खराब कर सकते हैं। तो आप समझिए कि लोकसभा चुनाव के दरमियान, मैंने कहा मैं कई लोगों की बात बता नहीं सकता हूं जो मैंने सुना, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि के पाठक ने को बहुत तरह का क्रेडिट भी मिलता है लोगों के द्वारा। लेकिन सवाल यह है कि जब शिक्षक इतने व्यापक पैमाने पर नाराज होने लगे, विपक्ष आवाज उठाने लगा, घटक दल आवाज उठाने लगा, जेडीयू के एमएलए अंदर अंदर बहुत कुछ कहने लगे और वो खुद ही सरकार के फैसले से हैरान थे, तो आखिरकार सरकार क्या करती? बिल्कुल। अब आप ये जान लीजिए, इसलिए सरकार ने एक ऐसे ऑफिसर को लाया जो कि स्ट्रिक्ट भी हैं, मुख्यमंत्री के विश्वस्त भी हैं, उनके प्रधान सचिव भी हैं, और इधर अपर मुख्य सचिव की भूमिका भी उनको दी गई है। आईआईटीएन है, आईआईएम से हैं, तो समझ लीजिए कॉम्पिटेंट भी है और स्ट्रिक्ट भी हैं, पॉलिसी एग्जीक्यूट भी कराते हैं, और साथ ही साथ ऐसा नहीं मैसेज देते हैं कि वो बहुत कड़क हैं, किसी की सुनने नहीं जा रहे हैं, सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं। मतलब अब आप उनका परिचय समझ लीजिए। तो दरअसल शिक्षा विभाग से ऐसा जेडीयू को लगा कि लाखों करोड़ों वोट पर असर पड़ सकता है, इसलिए जेडीयू सरकार को फाइनली ये समझ में आ गया। जब बच्चे बेहोश हो रहे थे, सोचिए अपर मुख्य सचिव के फैसले को जब चीफ सेक्रेटरी पलटने लगे, तो इसका साफ मतलब है कि अपर मुख्य सचिव और चीफ सेक्रेटरी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसका साफ मतलब है कि मुख्यमंत्री को जब मुख्यमंत्री की पोजीशन जब ऑकवर्ड होने लगे और मुख्यमंत्री कहें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं बात कर लूंगा, और फिर कल को वैसा ही दिखता था, तो कई बार विपक्ष घेरने लगता था। तो जब कई तरह की ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई, तो के पाठक हटा दिए गए, उनको भेजा गया। फिर से कुल मिला के नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया कि ये अधिकारी, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री के वो इतने विश्वस्त अधिकारी रहे कि मुख्यमंत्री ने दूसरा विभाग भी बड़ा इंपॉर्टेंट, राजस्व विभाग एंड भूमि सुधार विभाग, हालांकि लोग कहते वो एक्टिव नहीं, पर वो छुट्टी में चले गए थे ना, और के पाठक को लगा कि मेरा विभाग कैसे बदल दिया गया, मैं काम कर रहा था, मेरा विभाग कैसे बदला जा सकता है, और मैं इस विभाग में आया था तो मैं अपना डिसीजंस ले सकता था। मैं आपको बता दूं कि के पाठक के कई फैसले पर गवर्नर हाउस से भी कड़ा एतराज जताया गया, इस बात को भी आप जानिए। तो सवाल यह है कि गवर्नर खुश नहीं हो, वाइस चांसलर खुश नहीं हो, शिक्षक खुश नहीं हो, और विपक्ष खुश नहीं हो, आपका सहयोगी दल खुश नहीं हो, तो सरकार क्या करेगी?
सरकार को, मुख्यमंत्री को लगा कि इनको बदला जाना चाहिए और मुख्यमंत्री ने बदल दिया। उसी दिन बहुत साफ हो गया था जिस दिन के पाठक के फैसले को निरस्त करके चीफ सेक्रेटरी ने छुट्टी का ऑर्डर दे दिया, जब भीषण गर्मी में लोग बेहोश होने लगे, बच्चे बेहोश होने लगे। तो समझ लीजिए कि उसी दिन से के पाठक छुट्टी पे चले गए। फिर उनको भूमि सुधार और राजस्व विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। यह भी कम इंपॉर्टेंट विभाग नहीं है। जान लीजिए, अगर बिहार में 70% हत्याएं होती हैं या क्राइम की कोई वजह है तो वो भूमि है, जमीन विवाद है, और इसको ठीक करना ये भी सरकार का बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जो भी सरकार इसमें सफल हो जाएगी, आप समझ लीजिए बिहार के 70% क्राइम पर वो कंट्रोल कर लेगी। चूंकि मैं उस प्रदेश से आता हूं, इसलिए मैं उस बात को बेहतर तरीके से समझ सकता हूं। और सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर यह है कि डीएम के नीचे आप देखेंगे एडीएम एक पद होता है। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे डीएम के नीचे 4 एडीएम का पद होता है। बिहार में आप देखेंगे डीएम के नीचे 1 एडीएम होता है। उस एडीएम को इलेक्शन भी कराना है, उस एडीएम को परीक्षा भी सफलतापूर्वक कंडक्ट करानी है, उस एडीएम को जमीन से जुड़े हुए विवाद को भी ठीक ढंग से सुनना है, उस एडीएम को पता नहीं कितना कुछ करना है। अब आप जान लीजिए, तो सवाल यह है कि जमीन से जुड़े विवाद के लिए एडीएम 4-4 साल, 3-3 साल में एक दिन का समय नहीं निकाल पाते। आप इस बात को जान लीजिए। इसलिए एडीएम रिवेन्यू इतना जरूरी है बिहार के लिए, जो मैं आपको बता दूं जिसकी जरूरत सरकार को महसूस होनी चाहिए। पर सवाल यह है कि के पाठक पे हम वापस आते हैं। के पाठक को यह बात नागवार गुजरी। के पाठक का नेम प्लेट लगाया गया, आपने देखा मीडिया में बात आई थी। के पाठक ने नेम प्लेट हटवा दिया कि वहां पर मैं नहीं आऊंगा। पहले उन्होंने छुट्टी ली, अब वो मेडिकल लीव पे चले गए हैं। कहा यह जा रहा है कि जब उन्होंने अपना नाम वहां से हटवा दिया तो सरकार ने फाइनली फैसला कर लिया कि चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड उनको बना दिया जाए। दरअसल अगर आप आईएएस लोगों से बात करेंगे तो ये वो पद होता है जब सरकार के मुखिया आपसे नाराज हो जाए या खफा हो जाए, और ये संट पोस्ट माना जाता है। और कई ऐसे अधिकारी जिनका सरकार से अच्छा तालमेल नहीं रह जाता है, तो आप समझ लीजिए, क्योंकि चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड कहने को तो बड़ा पद होता है लेकिन करने को बहुत कुछ होता नहीं। इस बात को आप जान लीजिए। तो एक तरीके से सरकार से बेहतर तालमेल नहीं रखने वाले अफसरों को आप कह सकते हैं एक तरीके से संट पोस्टिंग है जो कि उनको मिला। मैं साफ तौर पे कह रहा हूं। इसलिए के पाठक, जिनको शिक्षा विभाग से जरूर हटाया गया था, उनको पहले राजस्व भूमि सुधार विभाग दिया गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग था, बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत कुछ किया जा सकता था यहां पर भी। पर के पाठक भी अपने हिसाब से नौकरी करने वाले हैं। अगर जब वो एसडीएम थे, एसडीएम से लेकर के इस बड़े पद पर पहुंचे हैं, तो कई जगह उनकी चर्चाएं बहुत वजहों से रही। तो सवाल यह है कि सरकार ने उनको पलटा, हटाया, वो ये उनको नागवार गुजरा, भूमि राजस्व विभाग में भेजा गया, वहां पर वो आए नहीं, उन्होंने अपना नेम प्लेट तक हटवा लिया, लगातार अपनी लीव बढ़ाते रहे। सरकार ने उनको अब रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग, जो कि उनको बहुत ज्यादा प्यारा था, वहां पर सरकार ने अपने बेहद भरोसे का ऑफिसर डॉक्टर एस सिद्धार्थ को बिठा दिया, और जो के पाठक थे उनको जहां भेजना था सरकार ने भेजा, पर के पाठक स्वयं नहीं माने। अब उन्हें रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन बना करके नियुक्त कर दिया गया है। वो जब भी लीव से वापस लौटेंगे उनको वहीं पर जाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये भी देखना दिलचस्प होगा फिर के पाठक लौटते कब हैं और जो लीव है उनकी कब खत्म होती है, मेडिकल लीव, और जब वो लौटेंगे तब वो क्या करते हैं। अभी तो पिछले विभाग में उन्होंने अपना नेम प्लेट हटवा दिया था, तो यहाँ क्या करने वाले हैं इस पर भी नज़र रहेगी। बाकी जैसा कि पंकज जी ने बताया, इसको शंट पोस्टिंग आप मान लीजिए एक तरीके से नीतीश कुमार के भरोसे में जो अधिकारी नहीं होते हैं किसी भी मुख्यमंत्री के अलग अलग प्रदेशों में, तो ऐसी ही पोस्टिंग उनको दी जाती है। तो ये था पूरा के पाठक का मामला। इससे पहले हमने आपको बताया तेजस्वी यादव क्या सोच रहे हैं, क्यों चिंतित हैं, और 15 अगस्त के बाद उनकी यात्रा कब हो सकती है, क्या प्लानिंग उसको लेकर चल रही है लगातार बिहार, और उसकी पॉलिटिक्स पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और आप तक हम ऐसे ही अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।